वो है अल्फा डीके। अब हमें 3 टॉपिक करने हैं टाइप्स ऑफ डीके में, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक आ जाता है अल्फा डीके। भाई सवाल ये उठता है कि न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकला ही क्यों? न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकला ही क्यों, ना निकलता। ठीक है, तो उसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कि भाई क्यों निकल पाया एक। दूसरा, जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और आखिर वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, तो होता क्या है अल्फा डीके की इक्वेशन ये होती है कि एक एलिमेंट एक्स है, मास नंबर ए, एटॉमिक नंबर जेड, उसका मास नंबर 4 यूनिट कम हो गया, एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम हो गया और वो एक वाई में कन्वर्ट हो गया, 4/2 हीलियम न्यूक्लियस प्लस लॉट्स ऑफ एनर्जी क्यू। ठीक है, ये याद रखिए कि इस रिएक्शन के दौरान ये 4/2 हीलियम को दुनिया आज अल्फा पार्टिकल का नाम देती है, इसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, इसी को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस को। ठीक है, अब अगर हमें पूछा जाए कि इस दौरान एनर्जी कितनी रिलीज हुई होगी, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? मास डिफेक्ट से निकालते हैं। मास डिफेक्ट क्या होता है? मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आपने एएमयू में लिया है निकाल लीजिए, तो ये मास डिफेक्ट हो गया। ठीक है, इतना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और इसके बाद 1 AMU जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। तो ये मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट कर दीजिए एएमयू में इंटू 931 सॉरी, ये मास डिफेक्ट निकला। अगर मास डिफेक्ट निकालना है तो ऐसे निकलेगा। फिर एनर्जी रिलीज निकालनी है तो मास डिफेक्ट इन एएमयू को, मास डिफेक्ट एएमयू में है ना, मास डिफेक्ट इन एएमयू को 931.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यूनिट आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है वो इतनी होती है। ठीक है, अब इस एनर्जी का कितना हिस्सा इस अल्फा पार्टिकल को मिलता है, और इसको एक्स को हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, एक्स को हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, और एक्स जिस वाई में कन्वर्ट हुआ है उसको हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस, राइट। तो एक्स है पेरेंट न्यूक्लियस और वाई है हमारा डॉटर न्यूक्लियस। चलिए ठीक है, अब क्या करें? सबसे पहले मैथमेटिकली देखते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा, इस जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई इस रिएक्शन के दौरान, उस एनर्जी का कितना हिस्सा अल्फा पार्टिकल को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम थोड़ी डेरिवेशन करते हैं। भाई एक्स जो है वो किस में टूटा है? वाई में, और साथ में अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है। अल्फा पार्टिकल इज 4/2 हीलियम। ठीक है, अब इनिशियली हम मान लेते हैं एक्स रेस्ट पे था, जो कि था, और कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। जो यहाँ पर जो डीके है वो प्योरली कुछ इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से है। तो यहाँ लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हम यहाँ लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। तो अल्फा पार्टिकल का ये एक्स का न्यूक्लियर मोमेंटम पहले इज इक्वल टू बाद में वाई का मोमेंटम प्लस अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम। तो भैया मुद्दे की बात यह है कि एक्स का वेलोसिटी पहले 0 थी, एम वाई वी वाई एम अल्फा वी अल्फा इक्वल्स टू 0। तो यहां से जो वी वाई है डॉटर न्यूक्लियस की रिकॉइल वेलोसिटी है वो ये आएगी, माइनस एम अल्फा वी अल्फा अपॉन एम वाई। ठीक है, जो ये क्यू एनर्जी रिएक्शन में रिलीज होती है ना, वो किसे मिलेगी? अब ये एक्स तो गायब ही हो गया, एक्स तो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, एक्स की तो मृत्यु हो चुकी है, वो वाई में और अल्फा पार्टिकल में कन्वर्ट हुआ है। तो ये जो एनर्जी यहां पर इस रिएक्शन में क्यू रिलीज होती है वो इस वाई डॉटर न्यूक्लियस और इस अल्फा पार्टिकल दोनों को काइनेटिक एनर्जी के तौर पे प्राप्त होती है। तो चलिए देखते हैं। तो जो एनर्जी यहां पर क्यू रिलीज हुई है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के बराबर होगी। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस क्या है? हाफ एम वाई वी वाई का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है? हाफ एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर, है ना। यहां से हमने जो वी वाई निकाला हुआ है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस वो पुट कर देते हैं, माइनस एम अल्फा वी अल्फा अपॉन एम वाई। तो ये आ जाता है आपका
यहाँ पर कॉमन कॉमन खेलते हैं हम, हाफ एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका ऊपर एम अल्फा अपॉन एम वाई प्लस 1। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आ गई। ये अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। क्यू उस रिएक्शन के दौरान टोटल एनर्जी रिलीज, जो कि आपने देखा कैसे निकाली जाती है ना। तो क्यू हो गया यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू एलसीएम लीजिए यहाँ पर, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। तो रेशियो ही है, तो इनके मास नंबर का भी रेशियो ले सकते हैं, क्योंकि टोटल मास में अगर मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क तो पड़ता नहीं, कैंसिल हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल का मास 4 यूनिट, डॉटर न्यूक्लियस का A-4 डिवाइडेड बाय डॉटर न्यूक्लियस का A-4। यहाँ 4 से 4 गायब कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है ना, वो क्या आएगी, कैपिटल Q इंटू A-4 डिवाइडेड बाय A। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आ जाएगी, ठीक है। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, कैपिटल Q A-4 डिवाइडेड बाय A, ठीक है। सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। A क्या था यहाँ पर, पेरेंट न्यूक्लियस का मास नंबर, Q इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज्ड, Ke अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। Q में से अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देंगे तो डॉटर न्यूक्लियस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी, डॉटर न्यूक्लियस को जो एनर्जी मिली वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये अल्फा डीके पे कुछ बातें हैं, और ये आप 2-4 बातें जो मैं यहाँ पर बॉक्स में बना रहा हूँ ये याद रखिएगा कि पहला जो एनर्जी रिलीज हुई वो दोनों को काइनेटिक एनर्जी के तौर पे मिलती है, उसमें से इतना हिस्सा काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल को मिल जाती है। और यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व करा है, कल को रिकॉइल वेलोसिटी पूछ ले डॉटर न्यूक्लियस की तो वो ये हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। और कॉन्सेप्ट क्या लगा है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और अब अगर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखा जाए कि न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा डिके कैसे हुआ, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर से बाहर कैसे आया, तो इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं, छोटा सा करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्फा डिके, एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्फा डिके, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्फा डिके क्या है, भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो सपोजिटली मान लीजिए आपके अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक अल्फा पार्टिकल है, ये है ना। अब प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन प्रोटॉन है। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। याद रखने हैं आपको फैक्टर्स, है ना, ये फैक्ट बेस्ड वैल्यूज। तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन न्यूक्लियस इज 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, हमने एटम्स के अंदर अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ली थी। वो काइनेटिक एनर्जी थी जो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल में भिड़ाने के लिए इस्तेमाल करी गई थी। ये है न्यूक्लियस के अंदर से जब अल्फा पार्टिकल बाहर आता है तो न्यूक्लियस के अंदर अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है। ये अलग अलग बातें, दोनों मिक्स मत करिएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन न्यूक्लियस इज 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट एक बात बताता हूं मैं आपको, न्यूक्लियस इज अ पोटेंशियल बैरियर, न्यूक्लियस इज अ पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर ऑफ 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल की वो है 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और न्यूक्लियस जो है वो 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर है। यानी क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से जो अल्फा पार्टिकल को पार्टिकल मान के चलती है उसके हिसाब से अल्फा डिके नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलती थी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स अल्फा पार्टिकल कैन नॉट एस्केप आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, कैन नॉट एस्केप आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। बट क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कंसीडर्ड एज अ वेव। क्वांटम मैकेनिक्स क्या क्या बातें बोलता है, क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है एक क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि अल्फा पार्टिकल को मोशन को वेव माना जा सकता है, वेव नेचर एक। और दूसरा ये बोला जाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब मान लीजिए एक शर्त लग जाती है हमारे बीच में, या किसी भी
एक मान लीजिए एक अच्छे निशानेबाज, ठीक है, आप एरो हिट कर रहे हैं, कैटapult कुछ भी, ठीक है, तो अगर आप एक निशानेबाज से शर्त लगाते हैं, एक बढ़िया निशानेबाज आपके सामने खड़ा है, और मतलब मैं नहीं, सपोजिटली कोई खड़ा है, ठीक है, तो अब मान लीजिए या आप बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर बॉलिंग में आपके साथ एक और बंदा हो और वो शर्त लगाए कि भाई बॉलिंग में सारी बॉल स्ट्राइक करनी है, या अगर हमें एक स्टोन दिया जाए और स्टोन से एक बॉटल हिट करनी है, और वो आपको बोले कि मेरे को एक ही चांस मिलेगा और तुम्हें 100 चांस मिलेंगे, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली 100 चांस में एक चांस भी आपने हिट कर दिया तो तुम जीत गए, और मैं अगर एक चांस में हिट नहीं कर पाया तो मैं हार गया, तो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल बात रहेगी। आप कहेंगे यार 100 बार में तो हिट कर ही लूँगा, कितना भी नालायक क्यों ना हो निशानेबाज में, लेकिन 100 बार में तो हिट कर ही लूँगा, है ना। तो क्या होता है कि एक एक्सपेरिमेंट में अगर आप फेल होते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, तो उसको बार बार करने से या उस एक्सपेरिमेंट के इवेंट को रिपीट करने से आपके उसमें पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आप पहली बार पत्थर फेंकते हैं, नहीं लगती बॉटल, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 50 बार फेंकते हो तो एक ना एक बार तो हिट हो ही जाएगा। तो वही यहाँ पर भी अल्फा पार्टिकल के साथ है कि ऑल्दो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी से बहुत कम है, बट अल्फा पार्टिकल की न्यूक्लियस के अंदर बहुत भयंकर स्पीड होती है। अगर हम यहाँ पर इस काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² के बराबर रखें तो 1,00,000 मीटर पर सेकंड के आसपास की वेलोसिटी आती है। तो रूल क्या, अब यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो अल्फा पार्टिकल का मोशन है एक तो वेव की तरह है, दूसरा बोलते हैं कि अल्फा पार्टिकल कोलाइड्स विद द वॉल्स ऑफ द न्यूक्लियस लैक्स ऑफ टाइम्स इन 1 सेकेंड। तो इसलिए बहुत जीरो, अगर मान लीजिए अल्फा पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी निकलने की ये थी, है ना, मान लीजिए ये थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत बार रिपीट हो रहा है ना, या 10 की पावर 5 टाइम्स, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल 10 की पावर 5 टाइम्स जा रहा है, राइट, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर कोई इवेंट में सक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, अगर आप उस इवेंट को बार बार रिपीट करते हैं तो उसमें सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर आप एक कॉइन टॉस करते हैं, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50% है, मतलब कोई भी एक हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 50% है। लेकिन अगर आप अगर आप 2 कॉइन टॉस करते हैं तो 2 कॉइन टॉस करने के बाद हेड आ सकता है, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, तो कोई ना कोई कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी फिर 3/4 हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर आप 3 बार कॉइन टॉस करते हैं तो आपकी कम से कम एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 7/8 हो जाती है। 4 बार कॉइन टॉस करने पे कम से कम एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 15/16 हो जाती है। जैसे जैसे आप इवेंट्स रिपीट कर रहे हैं वैसे वैसे मान लीजिए हेड आना सक्सेस था तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी वही सिनेरियो है कि अल्फा पार्टिकल मूव्स विद स्पीड अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, उसका ऑर्डर यही होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इट कोलाइड्स with the walls of nucleus, तो लाखों बार कोलाइड करने की वजह से देयर डेवलप्स अ वेरी स्मॉल बट फाइनाइट प्रोबेबिलिटी कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर आ जाए, इवन इफ उसकी एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी से कम है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सो देयर डेवलप्स a small but finite probability of alpha particle escaping out of nucleus even if its energy is less than the height of potential barrier। इसको हम क्वांटम टनलिंग या टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड क्वांटम टनलिंग और टनलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो अब आप समझ चुके हैं अल्फा डीके में आपको क्या क्या याद रखना है। न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल बाहर आता है, इसे अल्फा डीके बोला जाता है, ठीक है। और अल्फा डीके में हम मोमेंटम कंजर्व करते हैं,
और जो टोटल एनर्जी रिलीज होती है वो डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल दोनों को ही काइनेटिक एनर्जी के तौर पे प्राप्त होती है। एक बात, अल्फा पार्टिकल जो एमिट होता है उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, क्यू वैल्यू किसी भी रिएक्शन की कैसे निकाली जाती है ना, और उसके बाद अल्फा डीके का एक्सप्लेनेशन की भले ही 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है अल्फा पार्टिकल के पास, उसकी बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, 0.000001 प्रोबेबिलिटी है न्यूक्लियस से बाहर आने की, बट वो क्योंकि लाखों बार न्यूक्लियस की दीवार से भिड़ता है तो एक बहुत कम प्रोबेबिलिटी वाले इवेंट को बहुत बार रिपीट किया जाए तो उसमें सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अल्फा पार्टिकल अपने पास कम एनर्जी होते हुए भी न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। इसको हम क्वांटम टनलिंग या टनलिंग इफेक्ट कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए नोट करिए। अल्फा डीके के बाद कहानी आती है बच्चों बीटा डीके की। और बीटा डीके जो है दो प्रकार के होते हैं, बीटा माइनस और बीटा प्लस। बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके। नेचर में ज्यादातर बीटा माइनस डीके ही पाया जाता है और एनर्जेटिकली अलाउड भी बीटा माइनस डीके है, स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद होने वाला बीटा माइनस डीके है। बीटा प्लस डीके के लिए यूजुअली एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ जाती है। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि न्यूक्लियस के अंदर, भाई आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। आपको केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में पढ़ाया गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, और आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा करके स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते थे तो उसकी अनसर्टेनिटी ही स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा आ जाती थी। तो आप ये बोलते थे वहाँ पर कि किसी चीज़ की स्पीड ही स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती, स्पीड में अनसर्टेनिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होना तो इम्पॉसिबल बात है, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। अब सवाल ये उठता है कि जब वो न्यूक्लियस के अंदर है नहीं तो बाहर कैसे निकला? जब था ही नहीं इलेक्ट्रॉन, बीटा डीके में न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जब वो था ही नहीं तो निकला कहाँ से? तो उसके लिए तर्क ये बनाया गया कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और यहां बोला गया कि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है। पॉजिट्रॉन जो है चार्ज वही है प्रोटॉन वाला लेकिन मास इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है, आप सुनिए,